हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 5 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो थॉमस हंट मॉर्गन थे, उन्होंने मेंडल के ही प्रिंसिपल्स को और जो सटन एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के लिए अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर जो कि एक फ्रूट फ्लाई है उस पे किए थे। तो उन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफाइला में बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉसेस करवा के देखे ताकि वो ये बता सके कि कौन कौन सी ऐसी जीन्स हैं जो सेक्स लिंक्ड है। सेक्स लिंक्ड का मतलब कि कुछ जीन्स ऐसी होती हैं जो या तो मेल में होंगी या फीमेल में होंगी, मतलब जो पर्टिकुलर सेक्स के साथ जुड़ी होती हैं। और जो क्रॉसेस जिस तरीके से मेंडल ने अपना सारा काम पी में किया था, इसी तरीके से मॉर्गन ने अपना सारा काम ड्रोसोफाइला में ही किया था। और जो क्रॉसेस उन्होंने किए थे वो भी बिल्कुल डाई हाइब्रिड क्रॉसेस जैसे ही थे जैसे मेंडल ने किए। जैसे मेंडल के बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने राउंड एंड येलो प्लांट्स को क्रॉस करवाया था रिंकल्ड एंड ग्रीन के साथ। इसी तरह से जो मॉर्गन थे, उन्होंने येलो बॉडी और व्हाइट आई वाली फीमेल्स को ब्राउन बॉडी और रेड आई वाले मेल्स के साथ क्रॉस करवाया। फिर उसके बाद जो F1 जनरेशन मिली उसकी दोबारा से सेल्फिंग करवाई। लेकिन यहाँ पर जो चीज उन्होंने नोटिस करी वो ये था कि जो मेंडल को हर बार 9:3:3:1 की रेशो मिल रही थी, वो रेशो उनको हर बार नहीं मिली। यानी कि जो दोनों जीन्स थी वो हर बार इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं हुई। जैसा कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाले लॉ में कि क्या होता है, जैसे राउंड के साथ येलो था और ग्रीन के साथ रिंकल्ड था, तो हमने ये बताया था कि वो सेग्रीगेट भी हो सकता है। राउंड जो है वो आपका ग्रीन के साथ भी जा सकता है और येलो आपका रिंकल के साथ भी जा सकता है। लेकिन जब उसी चीज को मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई में करके देखा तो उन्होंने देखा कि जरूरी नहीं है कि हर बार ही ये दोनों जीन्स सेग्रीगेट हो जाए। कई बार ऐसा भी होता है कि ये दोनों जीन्स इतनी ज्यादा क्लोजली चिपकी हुई होती हैं कि ये एक दूसरे से अलग नहीं हो पाती। तो इसलिए जो एक्सपेक्टेड रेशो उसको लग रहा था कि मुझे भी 9:3:1 की रेशो मिलेगी, वो रेशो उसको नहीं मिली। तो यहाँ से उन्होंने ये देखा कि जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड थी। तो जब डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो दो जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे सिचुएटेड थी, जब उनके बीच में क्रॉसिंग करवाई गई तो जनरली क्या होता था कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल से ज्यादा आता है, ये तो हमें पता है। लेकिन उसने नोटिस किया कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन से बहुत ही ज्यादा आया, मतलब कि जो उसने पेरेंट्स लिए थे वही चीज उसको रेशो में ज्यादा मिली। तो यहाँ से मेंडल ने ये बताया कि कई बार दो जीन्स आपस में लिंक्ड होती हैं, यानी कि फिजिकली इतनी ज्यादा क्लोजली जुड़ी होती हैं कि वो क्रॉसिंग के दौरान भी एक दूसरे से सेपरेट नहीं होती। तो इस फिनोमेना को उसने नाम दिया लिंकेज। लेकिन कुछ केसेस में उसको मेंडल की तरह नए कॉम्बिनेशंस भी मिले, यानी कि पेरेंट्स की बजाय नॉन पेरेंट्स, मतलब दोनों पेरेंट्स के मिक्सचर से कुछ नया भी उसको मिला। तो उस नए कॉम्बिनेशन को उसने नाम दिया रिकॉम्बिनेशन। यानी कि जहां पर दो जीन एक दूसरे से अलग नहीं हुई उसे नाम दिया गया लिंकेज, यानी कि वो चिपकी हुई थी, जुड़ी हुई थी। और जहां पर जीन्स ने आपस में जुड़ के कुछ नया बनाया जो पेरेंट्स में नहीं था, उसे नाम दिया गया रिकॉम्बिनेशन। तो मॉर्गन और उसके ग्रुप ने ये भी बताया कि अगर जीन्स जो है एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो कुछ जीन्स बहुत ज्यादा टाइटली लिंक्ड हैं, तो जो जीन जितनी ज्यादा लिंक्ड होंगी उतना उनमें रिकॉम्बिनेशन कम होगा। यानी कि आप ये कह सकते हो कि लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन बिल्कुल एक दूसरे से ऑपोजिट है। अगर लिंकेज ज्यादा हो रही है तो वहां रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, और अगर लिंकेज नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन होगा। तो इसका मतलब जो जीन्स टाइटली लिंक्ड थी उनमें रिकॉम्बिनेशन कम देखी गई। जैसा कि अभी हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे कि आपको दो क्रॉसेस दिखाए गए हैं, क्रॉस ए एंड क्रॉस बी। तो जो क्रॉस ए है वहां पर ये दिखाया गया है कि दोनों जीन्स एक दूसरे के पास पास है, तो वहां पर रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम है। और जो क्रॉस बी है वहां पे जीन एक दूसरे से दूर दूर है, तो इसलिए वहां पर रिकॉम्बिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा है। तो यहाँ पर उसने ये बताया कि जो व्हाइट और येलो वाली जीन्स हैं वो टाइटली लिंक्ड थी, तो इसलिए वहां पर सिर्फ 1.3% ही रिकॉम्बिनेशन दिखा। बाकी जितने भी उसमें नए ऑर्गेनिज्म बने वो सारे पेरेंट्स वाले कॉम्बिनेशन के ही थे। लेकिन जो व्हाइट और मिनिएचर वाली दो जीन थी वो एक दूसरे से दूर दूर थी, इसलिए उनमें रिकॉम्बिनेशन ज्यादा देखी गई। फिर उसके ही आधार पर जो मॉर्गन के स्टूडेंट थे एल्फ्रेड स्टूटवेंट,
उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये कहा था कि सेम क्रोमोसोम पे जो जीन प्रेजेंट होती है, अगर हमें उनके बीच का डिस्टेंस पता लग जाए तो उस डिस्टेंस के आधार पे हम ये बता सकते हैं कि उनमें रिकॉम्बिनेशन करने की कितनी टेंडेंसी है। यानी कि दो जीन के बीच की अगर आप दूरी का पता लगा लो, उनकी पोजीशन को आप मैप कर दो, मतलब फिक्स कर दो, तो उनकी पोजीशन देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो कि उनमें कितना रिकॉम्बिनेशन है। मान लो आपके ये दो क्रोमोसोम है, एक जीन यहाँ है, एक यहाँ है। अगर आपको इन दोनों की डिस्टेंस पता लग जाए तो उसके बेसिस पे आप ये बता सकते हो कि उनमें रिकॉम्बिनेशन कितना % होगा और कितना नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक मैपिंग, जिसके बारे में हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ज्यादा पढ़ेंगे, जो आपके लेसन में लास्ट में आएगा। अब उसके बाद क्या है, आप यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पे 2 क्रॉस देख सकते हैं। जो पहला क्रॉस ए है, वहां पर जो फीमेल है वो येलो एंड व्हाइट, यानी कि येलो आई एंड व्हाइट बॉडी वाली है, और जो मेल है वो वाइल्ड टाइप है। तो वाइल्ड को हमने प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया। क्रॉस बी में जो फीमेल है वो व्हाइट एंड मिनिएचर है, और जो मेल है दैट इज अगेन वाइल्ड टाइप। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो वाई और डब्ल्यू यानी कि येलो और व्हाइट वाली जीन्स हैं बहुत ज्यादा पास है, यानी कि इनमें लिंकेज ज्यादा है। लिंकेज ज्यादा होने की वजह से हमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा मिले 98.7, और रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3% ही मिला है। और अगर आप इस तरफ देखो तो यहाँ पर जो 2 जीन्स हैं एक दूसरे से काफी दूर हैं, तो इस वजह से इनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन 62.8 था, लेकिन रिकॉम्बिनेशन 37.2 था। तो यहाँ पर F2 जनरेशन में आपको 2 बॉक्सेस दिखाए गए हैं। ये जो छड़ी की तरह दिखाया हुआ है ये वाई क्रोमोसोम है। तो यानी कि यहाँ पर इन्होंने ये दिखाया है कि चाहे वहाँ सारे प्रोजेनी मेल्स बने या चाहे सारी प्रोजेनी फीमेल बने, जो आपको रिकॉम्बिनेशन और पेरेंटल वाली रेशियो है वो 98.7 और 1.3 मिलेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी मेल और फीमेल अगर इक्वल भी बने तो भी पेरेंटल टाइप ज्यादा होगा, रिकॉम्बिनेशन कम होगा। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि अगर 2 जीन्स एक दूसरे के पास हैं, एक दूसरे से लिंक्ड हैं, जुड़ी हुई हैं, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ही कम होगी। लेकिन अगर 2 जीन्स एक दूसरे से दूर हैं, यानी कि लिंकेज कम है, तो उनमें रिकॉम्बिनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी।